लालची बटर चिकन वाली। एक गांव में चमेली नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। गांव में उसकी बटर चिकन की एक दुकान थी। वो इतनी स्वादिष्ट बटर चिकन बनाती थी कि उसकी बटर चिकन की खुशबू से ही लोग उसके तरफ खींचे चले आते थे। सच में मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट बटर चिकन कहीं नहीं खाई। जो स्वाद तुम्हारे हाथों की बनी बटर चिकन में है वो और कहीं नहीं। धन्यवाद भैया, यह तो बस ऊपर वाले की दया है। हर रोज की तरह आज भी चमेली की कमाई बहुत ही अच्छी हुई थी। उसने आज की सारी कमाई घर जाते ही अपने पति को दे दी। इतने सारे पैसों को देखकर उसका पति बहुत खुश होता है, लेकिन उसका पति ने देखा कि चमेली कुछ परेशान है, इसलिए उसने चमेली से पूछा, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है जी। मैं पूरे दिन बटर चिकन बेचने के लिए इतनी मेहनत करती हूँ और शाम तक बस ये थोड़े बहुत पैसे कमा पाती हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे हाथ की बटर चिकन खाने दूर दूर से लोग आते हैं। आपकी आमदनी इतनी अच्छी होती है और भगवान का दिया सब कुछ तो है। हमारे पास रहने को घर है, खाना है, कपड़े हैं और भला हमें क्या चाहिए? आप बहुत भोले हो जी। आज के समय में इतने पैसों में क्या होता है? पिछले कुछ समय में इतनी महंगाई हो गई है, लेकिन खाने का अगर जरा सा दाम बढ़ा दो तो लोग दुकान पर आना ही बंद कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी तुम दिन के 2000 की बचत करती हो। महीने के 50 से 60 हजार की बचत करने के बाद भी तुम्हारे मन में पैसों का लालच आ रहा है। देखो, मैं कितना बीमार रहता हूँ, मैं काम नहीं कर पाता। तुम ही पूरा घर चलाती हो, इसलिए ऐसा मत सोचो। छोड़ो, आप नहीं समझोगे जी। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब? कुछ नहीं, आप सो जाइए। चमेली अगले दिन अपनी दुकान खोलती है और कम सामान में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो बटर नान के आकार को छोटा कर देती है और चिकन के लिए बड़ी कटोरियों की जगह छोटा कटोरियों का इस्तेमाल करने लगती है, जिससे उसे 2 प्लेट बटर चिकन बेचकर भी 3 प्लेट बटर चिकन का मुनाफा होता है। चमेली बहन, रोज मैं तुम्हारे यहाँ एक प्लेट बटर चिकन और 2 नान रोटी खाता था तो मेरा पेट बिल्कुल अच्छे से भर जाता था, लेकिन आज ना जाने क्यों एक प्लेट बटर चिकन में पेट ही नहीं भर रहा। लगता है आज तुझे कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। अगर एक प्लेट से पेट नहीं भर रहा तो 1 प्लेट और बटर चिकन खा लो। ठीक कह रही हो बहन, लाओ 1 प्लेट और लगा दो। अब चमेली अपनी हर रोज की कमाई से 1.5 गुना ज्यादा कमाई करती है। इतने से फर्क से उसके ग्राहकों को भी बहुत ज्यादा शक नहीं हुआ उस पर, लेकिन 1.5 गुना मुनाफा कमाने के बाद भी चमेली संतुष्ट नहीं होती और उसके मन में और मुनाफा कमाने का लालच आने लगता है। लेकिन ग्राहकों को उस पर शक ना हो, इसलिए वो छोटी नान रोटी बनाने के बजाय उनको पतला करके बेलना शुरू कर देती है। जैसे वो कम मेड़ा में ही ज्यादा नान रोटी बनाती हैं और अब वो बटर चिकन में पहले से आधे बटर का इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं और चिकन को गाढ़ा करने के लिए उसमें आटे का घोल मिलाकर डालने लगती हैं। धीरे धीरे सभी ग्राहक उसके हाथ की बनी बटर चिकन और नान में नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। ये तुमने कैसा बटर चिकन बनाई है? ऐसा लग रहा है जैसे नान नहीं बल्कि सेका हुआ पापड़ खा रहा हूँ। और ये बटर चिकन में चिकन ढूंढने के लिए तो लगता है मुझे तैरकर खुद ही इसके अंदर जाना होगा। सच में चमेली, तुम्हारे हाथ की बटर चिकन खाने के लिए लोग पहले दूर दूर से आया करते थे, लेकिन अब तो तुम्हारे हाथ की बटर चिकन में कोई स्वाद ही नहीं आता। इससे अच्छा तो हम अपने घर पर ही बटर चिकन बनाकर खा लें। ये तुम कैसी बात कर रहे हो भैया? कल भी मेरे बटर चिकन में ऐसा ही स्वाद था और आज मेरी बटर चिकन में वैसा ही स्वाद है। धीरे धीरे चमेली की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ कम होने लगी। तभी एक दिन गांव के जमींदार जी का खास आदमी उसकी दुकान पर आया। आपने क्यों इतनी दूर चलकर आने का कष्ट किया? मालिक, आप हुक्म करते थे तो मैं खुद आपकी सेवा में हाजिर हो जाती। चमेली, हमने दूर दूर तक गांव में तेरे हाथ की बटर चिकन के चर्चे सुने हैं। लोग तो कहते हैं कि जो एक बार तेरे हाथ की बटर चिकन खा ले तो अपनी उंगलियां चाट जाता है। जमींदार जी के पोते के मुंडन पर उन्होंने पूरे गांव को न्योता दिया है और वो चाहते हैं कि सभी गांव वालों के लिए खाना तुम ही बनाओ। इसलिए मैं ये एडवांस स्पेशल लाया हूँ। अगले हफ्ते के बुधवार को तुम सबके लिए एकदम स्वादिष्ट खाना बना दियो और जरा सी भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। जमींदार साहब की इज्जत का सवाल है। आप चिंता मत कीजिए मालिक, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि गांव वाले सब जमींदार जी की दावत की तारीफ करते नहीं थकेंगे। अब चमेली एडवांस में मिले पैसों से दावत में बनाने के लिए सामान खरीदने जाती है, लेकिन सामान खरीदते हुए अचानक उसके मन में पैसों का लालच आ जाता है और वो मन ही मन सोचती है कि भला सिर्फ गांव वालों की ही दावत के लिए इतना सामान लेने की क्या जरूरत है। इसीलिए वो कम सामान खरीद कर दिए गए पैसों में से कुछ पैसे बचाकर अपने पास रख लेती है और कम सामान लेकर दावत बनाने के लिए जमींदार जी के यहाँ पहुंच जाती है। वहाँ वो मदद के लिए एक लड़के को भी अपने साथ लेकर जाती है और जमींदार साहब के घर के पीछे खाना बनाना शुरू कर देती है।
देखते ही देखते जमींदार जी के यहाँ सभी गांव वाले और उनके सभी मेहमान आने लगते हैं। खाने की खुशबू तो जोरदार आ रही है। आज तो दावत खाने का मजा ही आ जाएगा। सबसे पहले जमींदार जी के खास मेहमानों को खाना परोसा जाता है। उसके बाद गांव के सभी लोग अपने सामने इतने स्वादिष्ट खाने को देखकर खाने पर टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में सारा खाना सफाचट हो जाता है। अरे ओ, हमें भी तो खाना परोसो, कब से खाने के इंतजार में बैठे हैं। क्या कहा? खाने के इंतजार में बैठे हो? अरे तुम लोगों ने तो सब कुछ खा पी के सफाचट कर दिया और कह रहे हो कि खाना परोसो। अरे आप जाओ यहाँ से, खाना खत्म हो गया है। पता नहीं कैसे भुक्कड़ लोग हैं, इतना सब खाकर भी पेट नहीं भरा। लेकिन भाभी, गांव के आधे लोगों ने तो अभी दावत खाई ही नहीं। जब आपको जमींदार साहब ने खाने के पूरे पैसे दिए हैं तो आपने सबके लिए भरपूर खाना क्यों नहीं बनाया? तू मुझसे जुबान मत लड़ा। मैंने तो सबके लिए ठीक ठीक खाना बनाया था, लेकिन ये लोग न जाने कौन से जन्म के भूखे हैं। सभी लोगों का खाना अकेले ही खा गए। जमींदार जी के यहाँ कम खाना बनने की वजह से वहाँ आए आधे गांव वाले भूखे ही रह जाते हैं। लेकिन जमींदार साहब के आगे वो कुछ बोल नहीं पाते और बिना खाए पिए ही अपने घर आ जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक पूरे गांव में यही बात चलती है रहती है। तभी जमींदार जी का खास आदमी किसी काम के लिए गांव में आता है और लोगों को ये बातें करते हुए सुन लेता है। अरे भैया, हमने तो सुना था जमींदार जी का दिल बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़े आदमी है। अरे काहे के बड़े आदमी? गांव वालों को एक दावत तो ठीक से दे नहीं पाए। अगर उन्हें ऐसा ही करना था तो दावत देने की जरूरी ही क्या थी? आधा गांव उनके यहाँ से भूखा लौटा है। उन लोगों की बातें सुनकर जमींदार जी के आदमी को कुछ समझ नहीं आता है। फिर वो उन लोगों से पूछते हैं, ये सब क्या कह रहे हो भैया? आपको जमींदार साहब के घर में खाने को नहीं मिला? अरे भैया, खाने का एक निवाला तक नहीं मिला। उस आदमी की बात सुनकर जमींदार जी के खास आदमी को चमेली पर शक होता है। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ चमेली? ये गांव वाले जमींदार जी के बारे में ये सब क्या बोल रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं मालिक? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम मुझे ये बताओ कि जब मैंने तुम्हें सभी गांव वाले दावत के लिए सामान के पूरे पैसे दिए थे तो दावत में आधे गांव वाले भूखे कैसे रह गए? उसकी बात सुनकर चमेली थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन वो बहाना बनाते हुए कहती है, मालिक आप नहीं जानते ये गांव वाले कितने भूखे हैं। मैंने तो सब लोगों के लिए भरपेट ही खाना बनाया था, लेकिन वो सारे खाने को लोग कब सफाचट कर गए मुझे पता ही नहीं चला। एक एक आदमी ने दावत में 4-4 प्लेट खाया था। तो आप ये बताइए मालिक, इसमें भला मेरी क्या गलती है? ये लोग तो खाने को देखकर ऐसे झपट पड़े जैसे जिंदगी में पहले इन्होंने खाना देखा ही ना हो। चमेली की बात सुनकर उस आदमी को चमेली पर यकीन हो जाता है और वो बिना कुछ कहे उसकी दुकान से चला जाता है। तभी चमेली के दुकान पर काम करने वाला छोटू उसे दावत वाले दिन के काम के पैसे मांगने आता है। भाभी, उस दिन दावत में जो मैंने काम किया था, आप मुझे उसके पैसे दे दीजिए। मुझे आज मेरी माँ की दवाई यहाँ लेकर जानी है। आप मुझे मेरे पैसे दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या कहा? दावत में काम करने के पैसे? मेरी बात ध्यान से सुन ले। तेरी तनख्वाह के अलावा एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली तुझे। एक तो पूरे दिन यहाँ एक काम करता नहीं, ऊपर से दावत के पैसे मांग रहा है। भाभी, मैंने तो रात भर रुककर आपके साथ सारा काम किया था। आपको तो मुझे पैसे देने ही होंगे। तुझे एक बार बोला तो समझ नहीं आया क्या? एक पैसे भी नहीं मिलेंगे तुझे, निकल जा यहाँ से। चमेली के ऐसे बर्ताव से छोटू को बहुत बुरा लगता है और वो क्रोधित होकर जमींदार के खास आदमी के पास जाकर चमेली की सभी करतूतों के बारे में बता देता है। अच्छा तो ये बात है। लगता है चमेली के सर पर पैसे का भूत कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे हक के पैसे जरूर मिलेंगे और उसे उसके किए का हर्जाना भी भरना पड़ेगा। जमींदार जी का आदमी अब छोटू को लेकर चमेली की दुकान पर जाता है। छोटू और उस आदमी को साथ में देखकर चमेली के तो होश ही उड़ जाते हैं। इससे पहले कि चमेली कुछ बोल पाती, जमींदार साहब का आदमी बोलता है, क्यों बहन चमेली, लगता है कुछ ज्यादा ही पैसे का लालच आ गया है तुम्हारे मन में। ये क्या कह रहे हैं मालिक? लालच? कैसा लालच? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। मुझे छोटू ने सब बता दिया है, कैसे तुमने उन दावत के आधे पैसे अपने पास रख ली और इसके काम की मजदूरी भी इसे नहीं दी। तुम जैसी लालची औरत का हिसाब तो सिर्फ पुलिस ही कर सकती है। मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ, अब वो ही तुम्हारी अच्छी से खातिरदारी करेंगे। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, गलती हो गई। पुलिस को मत बुलाइए। मैं अभी इनकी मजदूरी और आपको आपके पैसे वापस कर रही हूँ, लेकिन प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, लेकिन तुमने जो किया है उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। जमींदार साहब से डरकर चमेली छोटू को उसकी मजदूरी और उस आदमी को बचे हुए सारे पैसे दे देती है। तभी वो आदमी चमेली से कहता है, तुम जानती हो तुम्हारी वजह से गांव में जमींदार साहब की कितनी बदनामी हुई। अगर चाहती हो कि मैं पुलिस को न बुलाऊं तो अभी के अभी मेरे साथ पंचायत में चलो और अपने मुंह से अपने इस करतूत के बारे में बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुलिस के डर से चमेली अपनी सारी गलती कबूल कर लेती है कि उसने लालच में आकर ऐसा किया।
जिससे पूरे गांव में जमींदार साहब की बदनामी हुई। चमेली सभी से माफी मांगती है, लेकिन उसके इस हरकत के बाद गांव वालों ने उसकी दुकान में जाना बंद कर दिया। फिर चमेली ने दुकान खोलना बंद कर दिया, जिसका उसे बहुत पछतावा है। जादुई बीवी का रहस्य। एक बार की बात है, निधि अपनी सास कमला से बहुत प्यार करती थी। वह और बहुओं की तरह नहीं थी जो अपनी सासू माँ का आदर और सम्मान न करे, बल्कि निधि कमला को अपनी माँ मानती थी और कमला निधि को अपनी बेटी। क्या कर रही हो बहू? कुछ नहीं माँ जी, शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। सब्जी के लिए मटर छील रही हूँ। अगर आलू मटर की सब्जी बना रही हो तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, जैसे कि बारिश होने वाली हो। तुम एक काम करना, आलू मटर की सब्जी के साथ कुछ पूरियाँ भी तल देना। ये सब तो ठीक है माँ जी, मैं पूरी भी बना दूंगी, पर आपकी तबीयत इतनी खराब रहती है और आपको पूरी खानी है। अरे बहू, एक दिन पूरी खा लूंगी तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। अगर आपको इतना ही मन हो रहा है तो मैं आपके लिए आलू की सब्जी के साथ पूरी बना दूंगी। रात को कमला खाना खाकर सो गई, लेकिन निधि अपने कमरे में जाते ही चुड़ैल का रूप ले लेती है। हर्ष, निधि का पति, वो बाहर से ही ये सब कुछ देख रहा था। हर्ष के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको अंदर जाने की तो हिम्मत ही नहीं हुई और वो वापस ऑफिस चला गया। अगले दिन बहुत तेज बारिश होने के कारण मौसम बहुत ही अच्छा होता है। माँ जी, आज तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, क्यों ना बेसन के पकौड़े बनाए जाए। हाँ हाँ बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा। अब निधि किचन में जाती है और देखती है, माँ जी, पर बेसन तो है ही नहीं। अब मैं पकौड़े कैसे बनाऊँ? आप मेरा दिमाग दीजिए। कल ही मैं बाजार गई थी और घर का सारा सामान ले आई और बेसन में लाना तो भूल ही गई। अरे कोई बात नहीं बहू, हो जाता है, निकल जाती है चीज़ें दिमाग से। ऐसे में पड़ोसी कब काम आएंगे? तुम एक काम कर, बिमला के घर से बेसन मांग लाइयो। ठीक है माँ जी। निधि अपनी पड़ोसन बिमला के घर बेसन मांगने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ औरतें आपस में उसके बारे में चुगली करते हुए मिलती है। ये तो वही है ना जिसका पति इसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। हाँ हाँ, और मेरा पति देखो, मैं जो भी कहूँ अगले दिन वही हाजिर हो जाता है। बेचारी, सबका इतना ख्याल रखती है, फिर भी इसका पति इसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। अब हर सुहागन की नसीब में पति का प्यार तो नहीं लिखा है ना बहन। हाँ, मुझे तो लगता है कि हर्ष ने कोई दूसरी शादी कर ली है और इसे बिल्कुल भूल ही गया। बस नौकरानी की तरह माँ का ख्याल रखने को और घर का काम करने के लिए रखा है। सच कह रही हो बहन, 4 साल हो गए शादी को, अब तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई, और सुनाए भी कैसे? हर्ष एक दिन तो टिकता नहीं इसके पास को। उन औरतों की कड़वी बातें कांटों की तरह चुभ रही थीं। अब रात को हर्ष देर से घर आता है तो देखता है निधि खिड़की के पास बैठी रो रही है। क्या हुआ, आज तुम इतनी देर रात तक जागी हुई हो? कुछ नहीं, बस यूं ही दिल नहीं लग रहा मेरा। तुम रो रही हो, क्या हुआ? तुमने रो रो कर अपनी आंखें लाल कर रखी है। मेरे रोने से आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं कभी इस घर की 4 दीवारों से बाहर निकली हूँ क्या? आज निकली, उसमें भी पता है लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, वो भी मेरे मुंह पर। हाँ, तो ये तो रोज का है, इसमें तुम इतना क्यों भड़क रही हो? आपसे यही उम्मीद थी। ये सब आपका किया धरा है और फिर पूछ रहे हो कि क्यों भड़क रही हूँ मैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको कोई और औरत पसंद है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों लोगों के ताने सुनूं और सहूं? हाँ, तो फिर चली जाओ, मेरी जिंदगी से जाती क्यों नहीं? किसने रोका है? वैसे भी तुम मुझे रत्ती भर पसंद नहीं हो। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्यों? अब हर्ष गुस्से में अलमारी के पास जाकर सारी साड़ियां बिखेरता है और कहता है, ये देखो, इस वजह से, क्योंकि जैसे खानदान में तुम बड़ी हुई हो वहां तो तुमने ये सब देखा नहीं होगा। अच्छा खाना, घर, गहने, ये सब इसलिए छोड़कर नहीं जाती तुम मुझे, बल्कि ये कहो कि तुम्हारी जिंदगी मजे में है और तुम जैसी गवार को मेरे पल्ले बांध दिया और मैं तुम्हें झेल रहा हूँ।
हर्ष मन ही मन जानता था कि उसकी पत्नी एक चुड़ैल है। हर्ष की इतनी कड़वी बातें सुनकर निधि का दिल दहल जाता है। कुछ देर तक ना तो उसके मुंह से कोई शब्द निकलता है और ना ही आंखों से आंसू मानो। सब रुक गया। हर्ष साइड टेबल से गाड़ी की चाबी उठाता है और कहता है, जा रहा हूं मैं, तुम्हारा बहुत हो गया। मेरा इंतजार मत करना और माँ को बोल देना कि मैं बिजनेस ट्रिप में बाहर जा रहा हूँ। फिर से निधि अपने वापस चुड़ैल रूप में आकर रोने लगती है। निधि के मुंह से आवाज तक नहीं आती, मानो जैसे एक झटके में उसका दिल 100 टुकड़ों में टूटकर बिखर गया हो। एक ही बात उसके दिमाग में चल रही थी और ज्यादा तनाव के कारण उसे बुखार हो जाता है। अगले दिन सुबह के समय निधि देर तक उठकर नहीं आती तो कमला उसके कमरे में जाती है। बहू तो कभी भी इतना देर तक नहीं सोती, तो फिर आज क्या हुआ है? अरे बहू, तुमने तो बहुत तेज बुखार है। और ये हर्ष कहाँ है? कुछ नहीं हुआ माँ, मैं ठीक हूँ, मैंने दवाई ले ली थी। लेकिन तुम्हें बुखार हुआ कैसे? शायद माँ वो कल रात के बारे में मैं माँ जी को कुछ नहीं बता सकती, वरना वो परेशान हो जाएंगी। और अब निधि कमला को लड़ाई का पूरा सच न बताकर बात को दूसरी ओर घुमा देती है। वो आपको याद नहीं, कल शाम को बारिश में भीग गई थी। हाँ बहू, इसीलिए बुखार आया होगा। आखिरकार मौसम इतना खराब जो है। ठीक है, तो एक काम करती हूँ, मैं हर्ष को फ़ोन लगाती हूँ, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएगा। कमला निधि से बात कर रही है, तभी बहुत तेज बारिश आ जाती है। अरे नहीं, मैंने तो कल ही सारे कपड़े धोकर सुखाने डाले थे। ऐसा कहकर वो जल्दी से बिस्तर से उठकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है कि तभी कमला उसका हाथ पकड़ लेती है। बहू तुम रुको, फिर से भीग कर बीमार हो जाओगी। मैं लेकर आती हूँ कपड़े। नहीं माँ नहीं, आपके जोड़ों में दर्द होता है, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। नहीं बहू, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, मैं लेकर आती हूँ। निधि को इतना कहकर कमला कपड़े उतारने के लिए चली जाती है, मगर कमला 4-5 सीढ़ियां ही चढ़ पाती है कि बारिश के पानी में लिपटकर गिर जाती है। गिरते ही कमला बहुत तेज चिल्लाते हैं, हाय मैं तो मर गई। अब कमला दर्द से कराहने लगती है और निधि कमला की आवाज सुनकर जल्दी से वहां आ जाती है। अब उन्हें यूं सीढ़ियों पर गिरा देखकर निधि घबरा जाती है। घबराकर हर्ष को फोन लगाती हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। फोन उठाइए प्लीज। जब निधि के लाख कोशिश करने पर भी हर्ष फोन नहीं उठाता तो वह जैसे तैसे माँ जी को अस्पताल लेकर जाती हैं। अब लोगों से पता चलने पर शाम को हर्ष हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी माँ को? अब कैसी है वो? आपकी माँ अभी स्टेबल है। आप अपनी पत्नी का शुक्र अदा कीजिए, उन्होंने बिल्कुल सही समय पर लाकर उनकी जान बचा ली, वरना खून का बहुत लॉस हुआ था, कुछ भी हो सकता था। अब हर्ष निधि के पास जाता है और कहता है, आज जो तुमने माँ जी को झूठ बोला है और झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेरी भी माँ है, मेरा तो फर्ज बनता था उनका हर हालत में ख्याल रखना, लेकिन मैं उनका ख्याल नहीं रख पाई, इसकी वजह से वो यहाँ पर है। ऐसा कहकर निधि फूट फूट कर रोने लगी। हर्ष को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती थी, मैंने कभी भी तुम्हारी कदर नहीं की या इज्जत की। और अब दोनों साथ में हंसी खुशी रहते हैं। हर्ष ने कभी भी निधि को नहीं बताया कि उसे निधि का चुड़ैल होने का सच पता है।